नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज लेकर आया हूं आपके लिए मनोविज्ञान के 40 प्रश्नों की इम्पोर्टेंट क्लास। साथियों, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने। रीट परीक्षा 27 और 28 को होने वाले एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग 40 प्रश्नों का ये वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में लगभग 40 प्रश्न आने वाले हैं। साथियों, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने। सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं साथियों, इसमें मिलान करना है और आपको सही उत्तर का जवाब देना है। तो यहाँ पर कमी की अवस्था लिखी है और आपको यहाँ पर साथियों देखो, यहाँ पे सूची 1 है और यहाँ पे सूची 2 है। आपको क्या करना है साथियों, इसमें मिलान करना है। तो हम सबसे पहले मिलान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो जवाब होगा आपका चौथा ऑप्शन रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, पहले के अंदर क्या है, तीसरा। तो पहले में यानी कमी की अवस्था है, इसको आपको मिलान करना है साथियों आवश्यकता से। ठीक है। उसके बाद में आपका 4 नंबर आएगा, बे में 4 नंबर आएगा साथियों कि यहाँ पे अभिप्रेरणा में आपका कौन होगा साथियों, प्रोत्साहन होगा। ठीक है। कौन होगा साथियों, प्रोत्साहन होगा। उसके बाद तीसरा है साथियों, इसमें लिखा है अभिप्रेरणा का धक्का या पुश सिद्धांत, ये वाला कौन सा होगा। तो से के अंदर आपका 2 मिलेगा साथियों, इसे हम क्या कहते हैं, क्या साथियों कहते हैं, प्रणोद। तो यहाँ पे आप साथियों इसको मिला सकते हैं प्रणोद से। और लास्ट में है आपका जन्मजात अभिप्रेत, इसको हम कहते हैं साथियों मूल प्रवृत्ति। तो यहाँ से हम इसे मिला सकते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन है बिल्कुल जवाब सही रहेगा, आप इसे मिलान कर सकते हैं। अगले प्रश्न के चलते साथियों, इसमें लिखा है पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में व्यक्ति में परिकल्पनात्मक या निग्नात्मक तर्कणा शक्ति विकसित होती है। यानी पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, उसमें से एक ऐसी अवस्था आपको बतानी है जिसमें परिकल्पना होती है और निग्नात्मक तर्कणा भी शक्ति की क्या होता है, विकसित हो जाती है। तो देखो, संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक। तो इसमें कौन सा जवाब बिल्कुल सही रहेगा। तो दूसरे का आपको बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सीधा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर ये दोनों अवस्था यानी तर्कात्मक और निगुना दोनों ही अवस्थाएं देखी जाती है। तीसरा सवाल है साथियों, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से ब्रूनर के द्वारा वर्जित बौद्धिक विकास की किस अवस्था में बच्चा सामान्यीकरण और नियम निरूपण कर सकता है। तो आपको ब्रूनर की एक अवस्था बताती है विकास की, जिसमें बच्चा सामान्यीकरण और नियम निरूपण करता है। तो वो कौन सी होता है, शासक, संवेदना, विवेक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, वो रहेगा विवेक। तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। साथियों, ये 40 प्रश्नों की इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसे जरूर देखिए साथियों। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ लेते हैं साथियों। इसमें अगला प्रश्न है पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है। तो पर्सोना है आपका एक लैटिन शब्द है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है साथियों, क्या होता है, इसका होता है नकली चेहरा या नकाब। आपका बे ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। पर्सनैलिटी पर्सोना शब्द से लिया गया है, ठीक है। इसका जवाब होता है नकली चेहरा या नकाब। पांचवा सवाल हमारा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है आरटी कानून दो, आरटी का कानून है जो शिक्षा का अधिकार कानून की आलोचनाओं में से एक है। ठीक है। तो शिक्षा मतलब शिक्षा का अधिकार कानून में आलोचनाओं में से एक है। इसमें शारीरिक दंड में निषेध का प्रावधान लागू नहीं है। ये निजी विद्यालयों पर लागू नहीं होता है। इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा का समावेश नहीं है। इनमें कुछ निजी विद्यालयों द्वारा जाने जाने वाले अनुदान पर रोक लगाई गई है। तो कौन सा आलोचनाओं में से एक है जो शिक्षा का कानून का अधिकार है, आरटी एक्ट 2009, उसमें आलोचनाओं में से एक कौन सा आपका रहेगा। तो इसका सही जवाब रहेगा सी वाला। इसमें पूर्व विद्यालय शिक्षा का समावेश नहीं किया गया है, ये इसका आलोचनाओं में से एक रहेगा। छठा सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है इसमें माता पिता के द्वारा बच्चों के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा रहता है। उन्हें कहीं उपहार देना, उनके साथ समय व्यतीत करना, चाहे ये आपके अन्य काम और रुचियों में बाधक हो, उन्हें बहुत सा जेब खर्च देना या बच्चे को गले लगाना। तो छठे का बिल्कुल सही जवाब कौन सा रहेगा। तो इसमें छठे का दूसरा रहेगा साथियों, इसके साथ समय व्यतीत करना होगा, भले आप किसी भी काम में बिजी हो। ठीक है। आपका कोई भी काम हो उसमें भी आपको क्या करना है, बच्चे के साथ समय व्यतीत करना होगा। सातवां सवाल है निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभव पर बल दिया है और किंडरगार्टन विधि का विकास किया है। ठीक है। तो यहाँ पर विचारक ने बालक की प्रारंभिक अनुभव पर क्या दिया, बल दिया और किंडरगार्टन विधि को विकसित किया। तो वो कौन थे साथियों, आपके बिल्कुल फ्रोवेल। सही जवाब रहेगा। और किंडर का होता था बगोचा, बच्चों का बगीचा। इन्होंने कहा था कि बच्चा एक पौधे के समान है और टीचर है वो एक माली के समान है और स्कूल एक बाग के समान है। अगला सवाल है आठवां साथियों, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही जवाब कौन सा रहेगा साथियों, देखो, शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन करना, या मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना,
या अध्यापक के द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायक होना। यानी सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है मनोविज्ञान में? तो इसका सही जवाब बिल्कुल सही रहेगा साथियों, से वाला, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, ये इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर 9वां सवाल हमारा, बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम के शारीरिक आधार, अधिगम के अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम के बौद्धिक आधार या अधिगम के दार्शनिक आधार। यानी प्रभावी अधिगम के लिए कौन सा विकल्प है सबसे कम महत्व रखता है? तो दे वाला ऑप्शन बिल्कुल रहेगा कि इसमें दार्शनिक आधार का कोई रोल नहीं रहता साथियों। शारीरिक आधार, प्रेरणात्मक और बौद्धिक, इन तीनों चीजों का ध्यान दिया जाता है, ये ज्यादा महत्व देते हैं, दार्शनिक का कम महत्व इसमें दिखाया गया है साथियों। 10वां सवाल है हमारा, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? यानी अगर प्रतिक्रिया हो रही है तो आपको पुनर्बलन देने का सुझाव किस में दिया गया है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में, सूच के सिद्धांत में, चालक न्यूनता का सिद्धांत में या क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पे? साथियों यहाँ पर इसका जवाब बिल्कुल सही रहेगा साथियों, ये संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंदर यहाँ पर पुनर्बलन दिया जाता है। अगला सवाल है साथियों हमारा 11वां सवाल है, इसमें लिखा है, विद्यालय में कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है। विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है स्थानांतरण की शिक्षा देना। ठीक है, इस उद्देश्य की पूर्ति होती अध्यापक को पढ़ाते समय निम्न में से क्या करना चाहिए? रटकर सिखाने की आदत का विकास, सूझ द्वारा सिखाने की आदत का विकास, विषय वस्तु में समानता और भिन्नता पहचानने की आदत का विकास, या कक्षा में सीखे ज्ञान और कौशल को स्थितियों में प्रयोग करने का। इसमें कौन सा स्थानांतरण हम कहेंगे? स्थानांतरण की शिक्षा देना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? तो आपका दे ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, कक्षा में सीखे ज्ञान और कौशल को स्थितियों में प्रयोग करना, ये आपको यहाँ पे सिखाना होगा। अगला सवाल हमारा 12वां सवाल है साथियों, इसमें लिखा है, थोड़ा सवाल बड़ा है। वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? ठीक है, निषेध इसमें पूछा है साथियों, तो इसका सही जवाब बिल्कुल सही रहेगा साथियों, मूल प्रवृत्तियों का दमन। इसमें ये जो तीसरा ऑप्शन है, मूल प्रवृत्तियों का दमन का, इसका निषेध आपको होना चाहिए, ये बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 13वां सवाल हमारा साथियों, इसमें लिखा है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं? ये किसने कहा है? सेल्डन ने कहा है, युंग ने कहा है, क्रेचमर ने कहा है या मोली ने कहा है? ठीक है, तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में बांटने वाले कौन है साथियों? आप सभी को पता है, ये है युंग, कार्ल युंग ने। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी में, ठीक है, जबकि सेल्डन ने इन्हें तीन भागों में बांटा था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अभिमुखी में। ठीक है, लेकिन युंग ने इसने दो को एक ही भाग में बांटने के लिए कहा गया है। 14वां सवाल है, व्यक्तित्व निर्धारण हेतु शाही के धब्बों के द्वारा परीक्षण, इंक बैलेट टेस्ट का निर्माण निम्न में से किसने किया है? ठीक है, तो यहाँ पर हरमन रोचा ने ही इसका निर्माण किया है, इसका पहला ऑप्शन है, इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 15वां सवाल हमारा साथियों, इसमें लिखा है, एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है और अपनी असफलताओं का कारण है ना, वो अध्यापक का पक्षपात बताता है, तो वे निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? उत्क्रमण रचना का, प्रक्षेपण का, दमन का या क्षतिपूर्ति का? ठीक है, तो अपनी तो बच्चे की कमजोरी है, लेकिन वो अपनी असफलता के कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, तो इसमें कौन सा कारण आपका रहेगा? था इसमें बिल्कुल सही रहेगा, प्रक्षेपण कर रहा है साथियों। क्या कर रहा है वो? टीचर पर प्रक्षेपण कर रहा है, अपनी कमजोरी को दूसरों पर क्या कर रहा है? प्रक्षेपण कर रहा है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से परीक्षण में पशुओं के चित्रों वाले 10 कार्ड का उपयोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु किया जाता है? टीएटी में, सीएटी में, रोडशा में या डब्ल्यूएआईसी में? तो यहाँ पर 10 कार्ड का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा परीक्षण रहेगा? तो बिल्कुल सही आपका सीएटी। कौन सा रहेगा साथियों? सीएटी। इस सीएटी में आपके 10 कार्ड यूज किए गए थे, जबकि टीएटी के अंदर 40 कार्ड यूज किए गए थे। अगला सवाल है साथियों, स्थान अधिगम तथा लेटेंट छिपा हुआ अधिगम के समप्रति निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका पावला होगा, गुथरी होगा, हल होगा या टोलमैन होगा? तो 17वें का बिल्कुल सही जवाब रहेगा चाहे टोलमैन। टोलमैन ने ही यहाँ पे ये सिद्धांत दिया था। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे 18वां सवाल है, इसमें लिखा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अच्छा नहीं है? यानी कौन सा शिक्षण है जो कि अच्छा नहीं है?
जिसमें बच्चे प्रश्न पूछे और अपनी अलग अलग राय व्यक्त करें, जिसमें बच्चे अध्यापक की आज्ञा का पालन करें और उसे भी कहा कि उसे सवाल नहीं उठाए, उपयोग करें, या जिसमें बच्चों को अवलोकन, विश्लेषण और सामान्यीकरण का अवसर मिले। तो अच्छा शिक्षण का कौन सा कारण नहीं रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है अभिकर्मित अनुदेशन किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो अभिकर्मित अनुदेशन देने वाले कौन से वैज्ञानिक है, तो आपको साथियों स्किनर ने यहाँ पे इसे दिया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल है फ्रॉइड के अनुसार निम्न में से कौन सा ए चेतन की ओर जाने वाला सही रास्ता नहीं है। तो ए चेतन की ओर जाने वाला सही रास्ता नहीं कौन सा है, मुक्ति साहचर्य, प्रतिरोध, सोपन या मनोविश्लेषण। तो फ्रॉइड के अनुसार ए चेतन की ओर जाने वाला सही रास्ता कौन सा नहीं है, तो साथियों आपका बी रहेगा प्रतिरोध, ये बिल्कुल सही जवाब रहेगा। साथियों ये मोस्ट प्रश्न पत्र हैं, ये आप इसे जरूर देखिए साथियों, आपके लिए बड़ा ही लाभदायक वीडियो रह रहा है साथियों। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा 21वां सवाल है जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं तो उसमें क्या देखा जाता है साथियों। तो यहाँ पर जो 21वें का सवाल आपका साथियों थोड़ा सा नीचे करूँगा कि अध्यापक कक्षा कार्य में उत्साही होते हैं तो वो क्यों होते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा कि वे अपने छात्रों को अध्यापन और अधिगम की प्रतिक्रिया में क्या करते हैं, अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं, तभी क्या करते हैं वो पढ़ाई के अंदर उत्साही रहते हैं साथियों। अगला सवाल हमारा 22वां सवाल है, इसमें लिखा है साथियों, इसमें लिखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम ये जान सकते हैं कि विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है, अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, और विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए इस कार्य का कितना भाग याद कर सकता है, या विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 22वें का जो बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों ये दे रहेगा कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास है ना सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये ही परीक्षा के माध्यम से हम जान सकते हैं, इसका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों 23वां सवाल है क्रिया को प्रारंभ करने और जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया को है साथियों हम यहाँ पर अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अभिप्रेरणा इसे कहते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सा करते हैं वो बाल अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखो नशा करना, कक्षा में नींद निकालना, कक्षा से भाग जाना या झूठ बोलना, तो कौन सा है जो बाल अपराध नहीं है, यानी बाल अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका साथियों दूसरा ऑप्शन है कक्षा में नींद निकालना, ये बाल अपराध में नहीं आता है, बाकी कक्षा से भाग जाना, झूठ बोलना, नशा करना ये बाल अपराध में आते हैं। अगला सवाल है साथियों एक वेश्या का कठिन परिस्थितियों में बच्चों की तरह रोना किस प्रकार का प्रतिरक्षण प्रणाली है। यानी एक वेश्या का कठिन परिस्थितियों में बच्चों की तरह रोना ये किस प्रकार की प्रशिक्षण है। ठीक है, तो इसका सही जवाब रहेगा साथियों प्रतिगमन। प्रतिगमन में क्या करता है बच्चा, एक आदमी होता है वो बच्चों की तरह रोना लग जाता है। ठीक है, अगला सवाल है उच्च स्व प्रत्यय की सांकेतिक विशेषता क्या होती है। तो उच्च दिवसोपन होता है, आत्मविश्वास कमी, उच्च बुद्धि या उच्च अभिक्षमता होती है। तो 26वें का बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों दे उच्च अभिक्षमता, इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 27वां सवाल है हमारा एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, तो ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है। पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, औसत बालक या मनस्ताप बालक। तो 27वें का बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों ए, इसे हम पिछड़ा बालक कह सकते हैं। अगला सवाल है हमारा 28वां साथियों, लिखा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान और की अवस्था है, ये एक परिभाषा है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा। तो ये तो स्टेन हॉल ने कहा साथियों, ये मनोविज्ञान की सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो कि हर बार पूछी जाती है। अगला सवाल है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके या शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है ना शिक्षक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर उसे शिक्षक को अधिक प्रभावी बना सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। 30वां सवाल है तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये दावा किसका है। मैकडूगल का है, कॉलर का है, वॉटसन का है या पावलाव का है। तो 30वें का बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों सी, वाटसन ने कहा है तुम मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। अगला 31वां सवाल है हमारा गेस्टाल्ट का अर्थ है। तो पूर्णाकार होता है, संज्ञान होता है, अंतर्दृष्टि होता है या अनुबंध होता है। तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार और दूसरा नाम समग्राकृति भी होता है साथियों, ये बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 32वां सवाल है हमारा यदि गणित का अधिगम भौतिक के अधिगम में सहायक हो तो इसे क्या कहते हैं। शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण,
सकारात्मक स्थानांतरण या नकारात्मक स्थानांतरण। तो गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में अगर सहायक है तो उसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा। 33वां सवाल है साथियों, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान? तो वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है वो आपका व्यवहार का विज्ञान है। बे ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ये एक परिभाषा है साथियों। व्यक्तित्व उन मनोहृदयी गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। तो ये उक्त परिभाषा किसकी है? ठीक है, तो यहाँ पर साथियों ये आल्पर्ट की परिभाषा है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व उन मनोदयी गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण में अद्वितीय योगदान निर्धारित करता है। ये आल्पर्ट की परिभाषा, ये मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषा भी है। 35वां सवाल है, यदि एक छात्र किसी सत्र के मध्य में अपनी कक्षा के स्तर से कम उपलब्धि दर्शाने लगता है तो ये एक कैसा प्रकरण है? कम बुद्धि का, बुद्धि के पिछड़ेपन का, शैक्षिक पिछड़ेपन का या मानसिक विकृति का? तो 35वें का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, होगा शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण वो दर्शाएगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर ये थोड़ा सा कट रहा है साथियों, इसमें हम यहाँ से इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा। अगला सवाल हमारा, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए प्राय किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण अपनाए जाते हैं? शाब्दिक, अशाब्दिक, सामूहिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 36वें का बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, ये रहेगा बे, अशाब्दिक परीक्षण इसे कहेंगे। तो यहाँ पे इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं साथियों, इसमें चारों का ही जवाब मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 37वां है, एक व्यक्ति जो अपने वातावरण को कमरे में बंद, अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने या बात करने से मना करता है तो वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे साथियों? अपने आप को बंद कर लेता है, मिलने नहीं देता है, तो 37वें का देगा साथियों ये दे पलायन, क्या कहलाता है? वो पलायन कर लेता है। अगला है, यहाँ पे देखो इसमें थोड़ा सा कट रहा है। अगला है, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों को विशेषता प्राप्त करता है तो उसे वंशानुक्रम कहते हैं। ये कथन किसका है? तो 38वें का सही जवाब रहेगा आपका बे ऑप्शन, पीटरसन ने कहा है। प्राणी के रंग, रूप, कद आदि का निर्धारण किससे होता है? तो यहाँ पे 39वें का सही जवाब रहेगा साथियों, वंशानुक्रम से होता है। और आज का अंतिम सवाल है, इसमें लिखा है वातावरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो वातावरण का पर्याय होता है पर्यावरण, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो ये मनोविज्ञान के लगभग 40% थे साथियों। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू।